अभी नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे आइडेंटिफाई द गोल। आपको क्लाइंट की गोल समझना होगा एज अ प्लानर। शॉर्ट टर्म गोल है, लॉन्ग टर्म गोल है, वो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। लॉन्ग टर्म गोल में फॉर एग्जांपल आपको 10 साल बाद आपके रिटायर्ड होने के बाद 2 लाख पर मंथ चाहिए, तो ये हो गया आपका एक लॉन्ग टर्म गोल। 10 ईयर्स यहाँ पे टाइम होराइजन है। शॉर्ट टर्म में आपको 2 साल बाद गाड़ी लेनी है, उसके लिए आपको 7 लाख चाहिए, तो ये हो गया आपका शॉर्ट टर्म गोल। तो ये आपको पहले देखना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्लाइंट का गोल क्या है। यहाँ पे 3 फैक्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपकी गोल वैल्यू, सेकंड आता है आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन, और थर्ड है फंडिंग ऑफ गोल। गोल वैल्यू मतलब यहाँ पे आपको फॉर एग्जांपल कार लेनी है जिसकी प्राइस है 7 लाख रुपीज़, और आपको 5 इयर्स के बाद ये कार बाय करनी है। तो अभी 5 साल में बट ऑब्वियस है कार के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, कुछ मॉडिफिकेशन होंगे, तो कार थोड़ी और मॉडिफाई करके वो सेल करेंगे, तो वहाँ पे प्राइस जो है 7 लाख तो रहेगी नहीं। तो यहाँ पे ये तो आज की वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू। यहाँ पे 5 इयर्स बाद आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है जिससे आप फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। करंट वैल्यू कितनी है गोल की, इंटू 1 प्लस इन्फ्लेशन, जितना भी इन्फ्लेशन होगा, एंड देन मतलब फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे 7 लाख है, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस जो भी इन्फ्लेशन वो टाइम पे है वो वैल्यू यहाँ पे आएगी, एंड कितने सालों में लेना है 5 इयर्स, वो ऐसे यहाँ पे आ जाएगा। तो आप अपना जो है फ्यूचर वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। ये आ जाता है गोल वैल्यू में। अभी इन्वेस्टमेंट होराइजन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि आपको शॉर्ट टर्म के लिए करना है या लॉन्ग टर्म के लिए करना है। फॉर एग्जांपल फरीदा का एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट होराइजन के लिए। यहाँ पे फरीदा जो है 35 ईयर ओल्ड है, और इसके 2 गोल्स है। इसको एक तो इमरजेंसी फंड ये करना है, एंड सेकंड इसको रिटायरमेंट प्लान करना है। इसकी नीड है कि इमरजेंसी फंड ऐसी जगह इन्वेस्ट हो जहाँ से रिटर्न भी आ जाए, एंड जब चाहे तब वो उसको सेल करके उसका फंड भी उसको मिल जाए, प्लस रिटायरमेंट के लिए भी प्लान करना है। तो यहाँ पे फरीदा के लिए 2 ऑप्शन है। अगर उसको इमरजेंसी फंड में करना है तो शॉर्ट टर्म डेट फंड में कर सकती है वो, जहाँ से लिक्विडिटी उसको मिल जाएगी, और अगर रिटायरमेंट करना है तो वो इक्विटी में कर सकती है, जहाँ पे उसको लॉन्ग टर्म में इक्विटी जो है कैपिटल एप्रिसिएशन देगा। लेकिन यहाँ पे रिटर्न जो है लो रहेंगे शॉर्ट टर्म डेट फंड में, और इक्विटी मार्केट भी आपको पता है कितना वोलाटाइल है। तो जब उसका रिटायरमेंट पास आएगा तब उसको ये जो अलोकेशन है वो इक्विटी से लोअर रिस्क इंस्ट्रूमेंट में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट होराइजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि आप कितने साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। यहाँ पे इमरजेंसी फंड मतलब इमरजेंसी तो कभी भी आ सकती है, 6 महीने में भी आ सकती है, 1 ईयर में भी आ सकती है। तो यहाँ पे जो है टाइम होराइजन हो गया, मान लीजिए लेस दैन 1 ईयर। यहाँ पे हो गया, बट ऑब्वियस है रिटायरमेंट प्लान है तो 35 एज है। यहाँ से मिनिमम
20 ईयर्स या 10 ईयर्स, 10, 15, 20 कुछ भी होराइज़न हो सकता है। तो यहाँ से इन्वेस्टमेंट होराइज़न भी पता चलता है। लास्ट आता है यहाँ पे फंडिंग द गोल। अभी यहाँ पे प्लानर को पता चल गया अपने क्लाइंट की गोल्स क्या है, तो सबसे पहले उसको देखना पड़ेगा कि ये गोल कंप्लीट करने के लिए फ़ंड कहाँ से आएगा। यहाँ पे जो इनकम है क्लाइंट की वो इवैल्यूएट करनी पड़ेगी। बाद में एक्सपेंसेस देखने पड़ेंगे कि कितने एक्सपेंसेस है और लेवल ऑफ एक्सपेंसेस क्या है। मतलब ऐसा तो नहीं कि इनकम जो है 50,000 है और एक्सपेंसेस हो रहे हैं 70,000 क्रेडिट कार्ड या कुछ भी लोन के यूज़ से। लाइबिलिटी क्या है, और जो भी एसेट है, मान लीजिए कि पहले भी कुछ इन्वेस्टमेंट करके रखी है तो क्या वो इनकम जनरेट कर सकते हैं क्या। तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान में रखनी होगी जब गोल को फंड करना पड़ेगा। अभी अगर किसी के ऊपर लोन है तो पर मंथ वो ईएमआई भी जाएगा, देन इनकम में से करंट एक्सपेंसेस भी हटा लो तो जितना सेविंग बचेगा क्या वो सेविंग सफिशिएंट है वो गोल को फुलफ़िल करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए फंडिंग द गोल जो है वो प्लानर डिसाइड कर सकता है। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट आइडेंटिफाई द गोल। एंड अभी देखते हैं नेक्स्ट स्टेप है रिस्क प्रोफाइलिंग। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि यहाँ पे क्लाइंट की रिस्क समझ में आती है एंड उसके बेसिस पे ही प्लानर जो है उनको प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकता है। यहाँ पे क्लाइंट का जो रिस्क के लिए एटीट्यूड है वो डिपेंड करता है कि कितनी एबिलिटी है, कितना मतलब इच्छा रखता है क्लाइंट रिस्क लेने के लिए, प्लस रिस्क कैपेसिटी मतलब कितनी एबिलिटी है कि रिस्क ले सके। अगर इनकम ही बहुत कम है तो वहाँ पे क्लाइंट रिस्क नहीं ले सकता। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे क्लाइंट की रिस्क टॉलरेंस डिपेंड करती है कि उसके पास्ट एक्सपीरियंस कैसे है। मतलब पहले क्लाइंट ने अगर इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट किया हो और वहाँ पे इक्विटी मार्केट डाउन होने की वजह से काफ़ी लॉस अगर बियर किया है पास्ट में, तो एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी रिस्क टॉलरेंस जो है वो डिपेंड करता है। प्लस प्रेफरेंसेस, जैसे अभी कोई रिटायर्ड पर्सन है तो उसका फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा कि उसका प्रिंसिपल अमाउंट सेफ़ रहे एंड उसको रिटर्न मिनिमम भी मिलेगा तो भी चलेगा, लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो सेफ़ रहना चाहिए। देन एटीट्यूड कैसा है रिस्क को लेके। यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ रिस्क रहता है इन्वेस्टर के। हाँ, रिस्क अगर आपको पता करनी है तो यहाँ पे 3 तरीके के इन्वेस्टर रहते हैं। कंजर्वेटिव रिस्क टेकर, देन मॉडरेट रिस्क टेकर एंड एग्रेसिव। अभी कंजर्वेटिव जो है बिल्कुल ही रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, अपना फंड्स जो है एफडी में रखेंगे। वहाँ से उनको पता है कि मेरे को साल का जो 7% है वो मिल ही जाएगा, प्लस प्रिंसिपल अमाउंट भी सेफ रहेगा। तो कंजर्वेटिव जो रिस्क टेकर रहते हैं बिल्कुल ही रिस्क के टूवर्ड्स निगेटिव रहते हैं, रिस्क लेना नहीं चाहते और इसके वजह से काफ़ी बार उनको लॉस भी बेयर करना पड़ता है। तो कंजर्वेटिव रिस्क टेकर एकदम लेस रिस्क की इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करने वाले। मॉडरेट में मीडियम रिस्क ले सकते हैं, मतलब कुछ एक्सपीरियंसेस भी रहेंगे कि रिस्क टूवर्ड्स भी प्रॉफिट बन सकता है, तो वो वहाँ पे थोड़ा अपना अमाउंट इक्विटी मार्केट में डालेंगे, थोड़ा डेट मार्केट में डालेंगे और थोड़ी मतलब मीडियम रिस्क लेंगे क्योंकि उनका थोड़ा एक्सपीरियंस तो है रिस्क लेने में। तो या वो हो जाते हैं मॉडरेट रिस्क टेकर। एग्रेसिव रिस्क टेकर वो रहते हैं कि जिनको काफ़ी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस पता है, प्लस पास्ट में भी ऐसे असेट में उन्होंने इन्वेस्ट किया है जहाँ पे लॉस होने के चांसेस थे एंड वहाँ से प्रॉफिट बनाया है या लॉस भी बनाया है, लेकिन नॉलेज रखते हैं मार्केट का। तो वो रहते हैं एग्रेसिव रिस्क टेकर जो वेरियस प्रोडक्ट्स में
रिस्क लेने के लिए और तैयार रहते हैं और अपने पोर्टफोलियो को ग्रो करने के लिए रिस्क लेते हैं। सो वो होता है एग्रेसिव रिस्क टेकर, जो मतलब मोर रिस्क के प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हैं। एंड यहाँ पे मीडियम रिस्क। तो ये हो गया रिस्क प्रोफाइलिंग। अभी नेक्स्ट देखते हैं पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन। कोई भी पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करने के टाइम पे 4 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि प्रोडक्ट के फीचर्स क्या है, इनकम ओरिएंटेड है या ग्रोथ ओरिएंटेड है, लिक्विडिटी है या नहीं है, एंड रिस्क। ये सारे फैक्टर इम्पॉर्टेंट रहते हैं जब भी आप कोई असेट में इन्वेस्ट करते हो, अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करते हो। यहाँ पे इनकम में इनकम जनरेट करते हैं डेट प्रोडक्ट्स, फिक्स इंस्ट्रूमेंट प्रोडक्ट, एफडी, ये आपको इनकम जनरेट करके देता है। ग्रोथ में आ जाता है इक्विटी। लिक्विडिटी में सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी एफडी और इक्विटी में भी रहता है। दोनों असेट क्लास आपको लिक्विडिटी ऑप्शन देते हैं, लेकिन रियल इस्टेट में वही लिक्विडिटी आपको नहीं मिलती है वहाँ पे। रिस्क यहाँ पे एफडी लेस रिस्क की रहती है, इक्विटी ज़्यादा रिस्की रहता है। अभी और डिटेल में एग्जांपल के साथ समझते हैं कि क्लाइंट क्या क्या गलती करता है अपना फंड इन्वेस्ट करने के टाइम पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल जयेश है, उसने अपना पूरा फंड रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया, प्रॉपर्टी परचेज कर ली। अभी टोटल उसका जो भी प्रॉफिट है वो डिपेंड करता है रियल इस्टेट मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर रियल इस्टेट मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसकी प्रॉपर्टी की एक डिसेंट वैल्यू आएगी, लेकिन यहाँ पे रियल इस्टेट में लिक्विडिटी नहीं रहती है, मतलब उसको बायर मिलने के लिए टाइम लग सकता है। तो अगर वो टाइम पे ज़रूरत है तो शायद वो रियल इस्टेट सेल करने को ही इतना टाइम लग जाए कि फंड्स आने में लेट हो जाए वहाँ पे। तो यहाँ पे जयेश को जो है लिक्विडिटी नहीं मिलेगी रियल इस्टेट में। यहाँ पे लेकिन रेंटल इनकम स्टार्ट हो सकती है, तो ये एक ऑप्शन है इनकम जनरेट करने के लिए। फिर लतिका है, उसने अपना पूरा फंड इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। अब अगर इक्विटी मार्केट प्रॉफिट में है तो लतिका के फंड्स प्रॉफिट में है, अगर इक्विटी मार्केट डाउन है तो लतिका के पूरे फंड्स लॉस में है। अगर उसको फंड्स निकालना है और वो टाइम पे इक्विटी मार्केट डाउन है तो वहाँ पे लॉस भी बेयर करना पड़ सकता है, प्लस अपने फंड्स जो है वो लॉस में निकालने पड़ सकते हैं। देन रमेश है, जिसने गोल्ड में इन्वेस्ट किया। अब गोल्ड यहाँ हाई लिक्विडिटी तो देता है क्लाइंट को, लेकिन वहाँ पे क्लाइंट को भी गोल्ड के प्राइजेस पे ध्यान रखना पड़ेगा। सो यहाँ पे जयेश, लतिका और रमेश तीनों की एक ही गलती है कि इन्होंने सिंगल असेट क्लास में इन्वेस्ट किया। वही अगर वो असेट क्लास डाइवर्सिफाई कर देते, मतलब अगर मान लीजिए 50 लाख रुपीज़ जयेश के पास है और अगर वो 50 लाख को डिवाइड कर देता असेट क्लासेस में, 50 लाख में से थोड़ा बहुत डेट मार्केट में, इक्विटी में, थोड़ा गोल्ड में, तो ऐसे डिफ्रेंशिएट कर देता तो यहाँ पे जो है रिस्क रिड्यूस हो जाती। डाइवर्सिफिकेशन हो गया यहाँ पे असेट क्लासेस का, रिस्क रिड्यूस हो गई। अभी यहाँ तीनों असेट क्लासेस में से अगर कोई असेट क्लास अंडर परफॉर्म भी करता है तो बाकी के 2 असेट क्लास है जो उसको कवर कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप सिंगल असेट क्लासेस में इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ पे पूरा रिस्क रहता है कि अगर परफॉर्म नहीं किया तो अपना फंड लॉस में ही जाएगा। तो अगर पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना है तो 4 चीज़ें प्रोडक्ट की बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको फीचर्स देखने पड़ेंगे प्रोडक्ट के, इनकम या ग्रोथ ऑप्शंस देखने पड़ेंगे, लास्ट में लिक्विडिटी देखनी पड़ेगी, क्योंकि जब ज़रूरत है तब वो सेल करने पड़े असेट तो आपकी वहाँ से फंड्स मिलके
वो नीड कंप्लीट हो जाए। सो ये हो गया पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन। स्टेप है रिव्यू एंड रीबैलेंसिंग। पोर्टफोलियो को रिव्यू करना एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। कोई हर वीक में 1 से 2 बार अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कर सकता है, 15 दिन में, महीने में, ये क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं जब भी आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करते हो, तो कि आर दी गोल्स आर स्टिल रिलेवेंट, मतलब जो आपने फाइनेंशियल प्लान डिज़ाइन किया था वो टाइम के जो गोल और आज का आपका गोल सेम है क्या। मतलब मान लीजिए शॉर्ट टर्म में आपने एक गोल डिसाइड किया था कि मुझे आफ्टर 2 ईयर्स कार बाय करनी है, तो आफ्टर 1 ईयर या 1.5 साल बाद क्या अभी भी आपको कार लेनी है, क्या अभी भी वो गोल रिलेवेंट है जिसके लिए आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी। ये आपको पता चलता है पोर्टफोलियो रिव्यू करने पे। आर दी गोल्स ऑन द टारगेट फॉर अचीवमेंट, जो आपको अचीव करना है, आपके गोल वैल्यू क्या वो उस हिसाब से परफॉर्म कर रहे, वो चीज़ यहाँ पे देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। देन आ जाता है आर द इन्वेस्टमेंट परफॉर्मिंग एज एक्सपेक्टेड। आपने स्टार्टिंग में 12 to 13% रिटर्न एक्सपेक्ट करके अपनी इन्वेस्टमेंट जो है स्टार्ट की थी, लेकिन क्या वो उसी तरीके से परफॉर्म कर रही है। देन डू द इन्वेस्टमेंट नीड टू बी चेंज इफ़ इट इज़ नो लॉन्गर सुटेबल फॉर द गोल। आपका जो गोल था रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए और आपने स्टार्ट किया था इक्विटी मार्केट से, लेकिन अभी आपको लग रहा है कि वो इन्वेस्टमेंट सूटेबल नहीं है, तो क्या उसको चेंज करके किसी और असेट क्लास में डालना चाहिए। तो वो टोटल डिपेंड रहता है क्लाइंट के ऊपर। एंड रिव्यू जो है वो मैंने बताया जैसे 8 दिन में, 15 दिन में या महीने भर में आप रिव्यू कर सकते हो। रीबैलेंसिंग जनरली हाफ ईयरली और एनुअली करते हैं, वो भी पोर्टफोलियो का कंडीशन क्या है उसके बेसिस पे। रिव्यू करने से आपको पता चलता है कि आपके पोर्टफोलियो में करेक्शन की कहाँ जगह है, रीबैलेंसिंग की कहाँ जगह है, क्योंकि जो आउट परफॉर्मिंग असेट क्लास है वहाँ से आप प्रॉफिट बुक करके अंडर परफॉर्मिंग असेट में इन्वेस्ट कर सकते हो। सो वही चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और अगर आपने स्टार्टिंग में सपोज़ रिटायरमेंट प्लान के लिए इन्वेस्ट किया है, इक्विटी में 80 और डेट में 20, तो जैसे आपका प्लान पास में आएगा आपको ये एलोकेशन चेंज करना होगा। ये सारी चीज़ें आपको तभी समझेंगी जब आपका पोर्टफोलियो रिव्यू होगा। देन रीबैलेंसिंग भी तभी आपके तभी मैटर करती है आपके पोर्टफोलियो में जब आपके गोल्स उस अकॉर्डिंग चेंज हो रहे हो। सो ये है लास्ट स्टेप फाइनेंशियल प्लानिंग डिलीवरी प्रोसेस की। एंड अभी जो कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग सर्विसेज है ये चैप्टर ख़त्म होता है। देन नेक्स्ट चैप्टर में